हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेड इन मिनट्स। और आज के हम इस सेशन में पढ़ेंगे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हम अकॉर्डिंग टू द न्यू फॉक्सी 2026 गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो फॉक्सी की जो 2026 के अंदर जो गाइडलाइन आई है उसके अंदर उन्होंने हाइपरटेंशन को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर क्लासीफाइड कर रखा है। तो कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई कर रखा है? एक होता है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, क्रॉनिक हाइपरटेंशन, वाइट कोट हाइपरटेंशन, मास्क्ड हाइपरटेंशन, प्री एक्लैम्शिया। अगेन प्री एक्लैम्शिया को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ऑन द बेसिस ऑन द सिवियरिटी एंड द बेस्ड ऑन द ऑनसेट ऑफ द डिजीज। नेक्स्ट है एक्लैम्शिया, सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लैम्शिया एंड द लास्ट वन इज हेल्प सिंड्रोम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट द जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। व्हाट इज द जेस्टेशनल हाइपरटेंशन? जेस्टेशनल हाइपरटेंशन का मतलब होता है जब किसी प्रेग्नेंट वुमन का ब्लड प्रेशर जो है वो है 140/90 या उससे ज़्यादा है। कब ज़्यादा है? आफ्टर 20 वीक के बाद में ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा आपको कितने आवर्स के अंदर चेक करना है? यदि आप 4 आवर्स अपार्ट में चेक करते हो, मतलब 4 घंटे के डिफरेंस ड्यूरेशन में चेक करते हो, तो एटलीस्ट 2 बार, कितनी बार? 2 बार जो उसका ब्लड प्रेशर है वो आपको क्या मिलेगा? बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है। सो यदि किसी प्रेग्नेंट वुमन का 20 वीक के बाद में ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा है ऑन द टू ओकेजन 4 आवर्स अपार्ट, तब उसको हम बोलते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। इन द केस ऑफ द जेस्टेशनल हाइपरटेंशन जो बीपी होता है वो कब से बढ़ना स्टार्ट होता है? 20 वीक के बाद से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। वापस नॉर्मल कब हो जाता है? विद इन 6 वीक ऑफ डिलीवरी। देखो बेटा, यही चेंज आया है। पुरानी जो गाइडलाइन थी वो ऐसा बोलती थी कि 12 वीक के बाद में वापस नॉर्मल हो जाता है। रिसेंट 2026 की गाइडलाइन बोलती है कि लगभग डिलीवरी के 6 वीक के अंदर अंदर वापस ब्लड प्रेशर जो होगा वो कैसा हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द क्रॉनिक हाइपरटेंशन। व्हाट इज अ क्रॉनिक हाइपरटेंशन? इन द केस ऑफ द क्रॉनिक हाइपरटेंशन अगेन जो ब्लड प्रेशर होगा वो होगा 140/90 या उससे आपको ज़्यादा मिलेगा। बट ये आपको ज़्यादा मिलता है बिफोर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब एक ऐसी पेशेंट है, आप ऐसा बोल सकते हो, जो पहले से उस पेशेंट के अंदर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, फिर उस पेशेंट ने प्रेगनेंसी कंसीव की और आफ्टर कंसीव करने के बाद में भी उस पेशेंट का जो बीपी है वो क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। इसीलिए ये पेशेंट के अंदर यदि आप 20 वीक से पहले यदि बीपी चेक करोगे तो बीपी क्या मिलेगा? आपको ज़्यादा मिलेगा। दूसरी बात जो आपको यहाँ पर याद रखनी है कि इस पेशेंट का डिलीवरी के 6 वीक के बाद में भी, 6 वीक आफ्टर डिलीवरी, उसके बाद में भी इसका जो बीपी मिलेगा वो आपको ज़्यादा का ज़्यादा ही मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट एक नया हाइपरटेंशन उन्होंने एक ऐड किया है, दैट इज अ वाइट कोट हाइपरटेंशन। व्हाट इज अ वाइट कोट हाइपरटेंशन? वाइट कोट हाइपरटेंशन का बेटा मतलब होता है कि यदि कोई पेशेंट है जिसका आप क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर बीपी चेक करते हो, मतलब यदि आप हॉस्पिटल में बीपी चेक करते हो तो उसका बीपी हॉस्पिटल्स के अंदर 140/90 से ज़्यादा मिलता है। ठीक है, इन द क्लिनिकल सेटिंग के अंदर। बट जब उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर आप होम में यानी घर पर या ऑन एम्बुलेटरी का मतलब हो गया जो 24 आवर्स का जो डेली रूटीन एक्टिविटी में जो ब्लड प्रेशर हम मॉनिटर करते हैं, उसका जो ब्लड प्रेशर होगा वो 135/80 से कम मिलेगा। उसको हम बोलते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन। इट मीन सिंपल सी बात है कि यदि आप हॉस्पिटल में बीपी चेक करते हो तो ज़्यादा आता है, पर यदि आप घर पर बीपी चेक कर रहे हो तो ब्लड प्रेशर जो होगा वो कम मिलेगा। इसी का जस्ट अपोजिट होता है मास्क्ड हाइपरटेंशन। मास्क्ड हाइपरटेंशन का मतलब होता है एक ऐसा ब्लड प्रेशर जो यदि आप क्लिनिकल सेटिंग में चेक कर रहे हो तो 140/90 से ज़्यादा है, बट यदि आप घर पर चेक कर रहे हो तो 135/85 से क्या मिल रहा है? ज़्यादा मिल रहा है। सॉरी, इट इज़ नॉट 80, इट्स 85। ओके फाइन। सो मास हाइपरटेंशन का बेटा मतलब हो गया कि ऐसा ब्लड प्रेशर किसी पेशेंट के अंदर जो क्लिनिकल सेटिंग में 140/90 से कम है, बट घर पर उसका ब्लड प्रेशर है वो 135/80 से 85 से ज़्यादा है, उसको हम बोलते हैं मास्क्ड हाइपरटेंशन। अब हम बात करते हैं अबाउट द प्री एक्लैम्शिया। व्हाट इज अ प्री एक्लैम्शिया? प्री एक्लैम्शिया का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, एक पेशेंट है जिसके अंदर आपको जो ब्लड प्रेशर है वो 140/90 से ज़्यादा है। अगेन कितना बीपी मिल रहा है? 140/90 या उससे आपको ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है। अगेन सेम डेफिनेशन है, कब मिल रहा है? 20 वीक के आपको बाद में मिल रहा है। और कितने घंटे के अंदर? 4 आवर्स अपार्ट,
4 घंटे के अंतराल में एटलीस्ट कितनी बार, 2 बार आपको ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा मिल रहा है। कब से बढ़ना स्टार्ट करता है? 20 वीक से ये बढ़ना स्टार्ट करता है। बट ओनली ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है, ब्लड प्रेशर के साथ में आपको कुछ एडिशनल फीचर देखने को भी मिलते हैं। तो आपको कितने एडिशनल फीचर याद रखने हैं? 2 याद रखने हैं। पहला एडिशनल फीचर होता है प्रोटीनूरिया, दूसरा एडिशनल फीचर होता है एंड ऑर्गन डिसफंक्शन। यदि हो सकता है, पॉसिबल है कि ये दोनों ही एडिशनल फीचर देखने को मिल रहा है, या पॉसिबल हो सकता है कि दोनों में से एक भी देखने को मिल रहा है। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी कि एक पेशेंट है जिसके अंदर हायर ब्लड प्रेशर है, उस पेशेंट के अंदर क्या है? हाई ब्लड प्रेशर है। बट हाई ब्लड प्रेशर कितने वीक के बाद है? 20 वीक के बाद में। और ओनली ब्लड प्रेशर ही ज़्यादा नहीं है, बीपी के साथ में आपको 2 एडिशनल फीचर देखने को मिलते हैं। या तो उसमें प्रोटीनूरिया देखने को मिलेगा, या फिर उसमें एंड ऑर्गन डिसफंक्शन देखने को मिलेगा, या फिर दोनों ही देखने को मिलते हैं। उसको हम बोलते हैं प्री एक्लैम्शिया। अब सबसे पहली बात, यदि या तो उसमें प्रोटीनूरिया देखने को मिलेगा। व्हाट इज़ अ प्रोटीनूरिया? यदि आप प्रोटीनूरिया की बात करें तो यदि किसी पेशेंट के अंदर आप डिप्स्टिक टेस्ट करते हैं, कौन सा टेस्ट करते हैं? डिप्स्टिक टेस्ट करते हैं हम। इन द डिप्स्टिक टेस्ट यदि प्रोटीनूरिया है तो पेशेंट के अंदर जो वैल्यू होगी या तो +1 या +1 से ज़्यादा मिल रही है, तब हम उसको बोलते हैं प्रोटीनूरिया। ठीक है। दूसरा, आपको इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आपको आगे वीडियो के अंदर बता दूंगी। दूसरा और क्या मिल सकता है? उसके अंदर एंड ऑर्गन डैमेज के आपको कुछ साइन एंड सिम्पटम्स दिखने को मिलेंगे। व्हाट आर द एंड ऑर्गन डैमेज साइन सिम्पटम्स? सबसे पहला इसके अंदर आपको याद रखना है, यदि उस पेशेंट के अंदर कोई न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहा है। कैसा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहा है? न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहा है। फॉर द एग्जाम्पल, उसके अंदर हेडेक देखने को मिल रहा है। दूसरा है, उस पेशेंट के अंदर पल्मोनरी एडिमा देखने को मिल रहा है। कैसा एडिमा? पल्मोनरी एडिमा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब प्लेटलेट का अमाउंट डिक्रीज मिल रहा है। और किसके चेंजेस मिल रहे हैं? रीनल चेंजेस या फिर आपको हिपेटिक चेंजेस मिल रहे हैं। देखो कौन कौन से साइन सिम्टम्स याद रखने हैं। सीएनएस का सिम्टम्स हो गया बेटा न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, पल्मोनरी एडिमा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, रीनल और हिपेटिक चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, या फिर इसके अलावा यूट्रो प्लेसेंटल डिसफंक्शन देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? यूट्रो प्लेसेंटल डिसफंक्शन देखने को मिल रहा है। ये सारी ही कंडीशन में से कोई भी एक भी सिम्टम आपको देखने को मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे एंड ऑर्गन डिसफंक्शन हो रखा है, और ये पेशेंट ऑटोमेटिकली किस कैटेगरी में अंदर आ जाएगा? प्री एक्लैम्शिया। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्री एक्लैम्शिया कितने टाइप का होता है। तो हम प्री एक्लैम्शिया को है ना 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, 2 बेस पे डिवाइड करते हैं। पहला जो बेस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी, और दूसरा बेस हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनसेट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सीवियरिटी के बेस पे। सीवियरिटी के बेस पे देखो क्या होता है। पहला जो टाइप है वो है प्री एक्लैम्शिया विदाउट सीवियर फीचर। पहला टाइप कौन सा है? प्री एक्लैम्शिया विदाउट सीवियर फीचर। और दूसरा होता है प्री एक्लैम्शिया विद सीवियर फीचर। इसी को पहले हम बोलते थे माइल्ड प्री एक्लैम्शिया, और इसको हम बोलते थे सीवियर प्री एक्लैम्शिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री एक्लैम्शिया विदाउट सीवियर फीचर। तो प्री एक्लैम्शिया विदाउट सीवियर फीचर का मतलब हो गया बेटा कि यदि कोई पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा है, किसी पेशेंट के अंदर ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा है, बट उसका ब्लड प्रेशर 160/110 से कम है, उसको हम बोलते हैं प्री एक्लैम्शिया विदाउट सीवियर फीचर। ठीक है। इस पेशेंट के अंदर इसके अलावा कोई भी एडिशनल सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा। मतलब यदि इस पेशेंट को यदि आप चेक करोगे तो उसके जितने भी लैब पैरामीटर होंगे, जितने भी क्या होंगे? लैब पैरामीटर होंगे, वो सब कैसे होंगे? नॉर्मल होंगे। इसके अंदर कोई भी एडिशनल सिम्टम, इसको हम बोलेंगे एक भी प्री मॉनिटरी सिम्टम्स तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं प्री एक्लैम्शिया विद द सीवियर फीचर। व्हाट इज अ प्री एक्लैम्शिया विद द सीवियर फीचर का मतलब क्या होता है? देखो इसके अंदर आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, पहला, यदि कोई पेशेंट ऐसी है जिसका ब्लड प्रेशर 160/110 से ज़्यादा है, उसको हम बोलते हैं प्री एक्लैम्शिया विद द सीवियर फीचर। पहली चीज़। दूसरा आपको एक याद रखना ऐसा है कि कोई ऐसी पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर 160/110 से तो ज़्यादा है। ठीक है। इसके साथ में हो सकता है उस पेशेंट के अंदर लैब पैरामीटर में प्रॉब्लम हो। किसके अंदर प्रॉब्लम है? लैब पैरामीटर की एबनॉर्मलिटी है।
पहली चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है? और साथ में विथ और विदाउट उसके अंदर प्रीमोनिटरी सिम्पटम्स है। कैसे सिम्पटम है? प्रीमोनिटरी साइन सिम्पटम्स है। उसको भी हम किसके अंदर काउंट करते हैं? प्री एक्लेम्पशिया विद द सीवियर फीवर। पहली चीज़ आपको याद रखनी है, ओनली बीपी बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा हुआ है? 160/110 से ज़्यादा है तो भी कैसा? प्री एक्लेम्पशिया सीवियर। यदि किसी पेशेंट का प्री एक्लेम्पशिया मतलब बीपी जो है वो 160/110 से ज़्यादा है, पर साथ में उसके साथ में एडिशनल कोई सिम्पटम्स है जिसके अंदर प्री मॉनिटरी सिम्पटम्स भी है या फिर लैब पैरामीटर में एब्नॉर्मलिटी आना शुरू हो चुका है, तो भी हम उसको कैसा? प्री एक्लेम्पशिया बोलेंगे, सीवियर प्री एक्लेम्पशिया। तीसरी आपको चीज़ जो याद रखनी है वो ये रखनी है कि तीसरा पैरामीटर ये बोलता है कि एक पेशेंट है जिसका बीपी ओनली 140/90 से ही ज़्यादा है, ठीक है? बट उस पेशेंट के अंदर प्री मॉनिटरी सिम्पटम देखने को मिल रहे हैं। कैसे सिम्पटम देखने को मिल रहा है? प्री मॉनिटरी। उसको भी हम क्या बोलेंगे? सीवियर प्री एक्लेम्पशिया। भले लैब पैरामीटर कैसे उसके नॉर्मल है, पर उसमें कैसे साइन सिम्पटम देखने को मिल रहे हैं? प्री मॉनिटरी। तो आपको कितनी डेफिनेशन याद रखनी है सीवियर प्री एक्लेम्पशिया के लिए? 3। पहली डेफिनेशन, ओनली बीपी बढ़ा हुआ है 160/110 से ज़्यादा तो भी सीवियर प्री एक्लेम्पशिया। बीपी के साथ में हो सकता है लैब पैरामीटर नॉर्मल हो और एबनॉर्मल, हो सकता है प्री मॉनिटरी साइन सिम्पटम प्रेजेंट भी हो और एब्सेंट, तो भी किस में काउंट होगा? सीवियर प्री एक्लेम्पशिया। एंड द तीसरी चीज़, यदि पेशेंट का ब्लड प्रेशर 140/90 से ही ज़्यादा है बट साथ में कोई भी प्री मॉनिटरी साइन सिम्पटम्स है, तो इसको हम किस में काउंट करेंगे? सीवियर प्री एक्लेम्पशिया। मैं आपको आगे जाकर डिस्कस कर देंगे कि व्हाट आर द प्री मॉनिटरी सिम्पटम्स और कौन कौन से लैब पैरामीटर हमको चेक करना है। दूसरा हमने इसको डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनसेट के। तो 2 टाइप का प्री एक्लेम्पशिया हो सकता है। एक होता है अर्ली ऑनसेट प्री एक्लेम्पशिया और एक होता है लेट ऑनसेट प्री एक्लेम्पशिया। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं हम अर्ली ऑनसेट प्री एक्लेम्पशिया। यदि किसी पेशेंट के अंदर प्री एक्लेम्पशिया 34 वीक से पहले होता है, उसको हम बोलते हैं अर्ली ऑनसेट प्री एक्लेम्पशिया। और यदि किसी पेशेंट में एक्लेम्पशिया 34 वीक के बाद में या 34 वीक पर मिलता है, उसको हम बोलते हैं लेट प्री एक्लेम्पशिया, लेट ऑनसेट प्री एक्लेम्पशिया। मोर सीवियर कौन सा वाला होता है? अर्ली वाला। क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशन जो हो गया ना, बच्चे के अंदर आईयूजीआर होना, बच्चे के अंदर प्री मैच्योर बर्थ होना, लो बर्थ वेट होना, ये सारा आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा? अर्ली ऑनसेट प्री एक्लेम्पशिया। चलो अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर द प्री मॉनिटरी सिम्टम्स, ठीक है? व्हाट आर द प्री मॉनिटरी सिम्टम्स? देखो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री मॉनिटरी सिम्टम्स के लिए। तो प्री मॉनिटरी सिम्टम्स हमको 3-4 सिम्टम्स याद रखने हैं। तो पहला सिम्टम्स ये होता है बेटा कि यदि किसी पेशेंट में हेडेक है, क्या है? हेडेक है। यदि आपको पेशेंट बोलता है ब्लर विज़न है, कैसा विज़न है? ब्लर विज़न है। इसके अलावा पेशेंट में एक्सेसिव नोज़िया वॉमिटिंग है। इसके अलावा पेशेंट बोलता है उसको राइट अपर साइड, कौन सी साइड? राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर पेन होता है, मतलब वो लीवर वाला साइड हो गया। वहाँ पर पेशेंट में क्या हो रहा है? पेन हो रहा है। और नेक्स्ट पेशेंट होता है उसके अंदर सडन एक्सेसिव वेट गेन है। क्या है? सडन एक्सेसिव वेट गेन मिल रहा है। और पेशेंट को या फिर वो बोल सकता है कि उस पेशेंट में सीवियर एडिमा है। सीवियर एडिमा के अंदर आ जाएगा बेटा आपका फेस पे एडिमा हो चुका है या फिर उसको ना पेरी ऑर्बिटल एडिमा है। इनमें से कोई भी एक सिम्पटम भी यदि पेशेंट बोलता है तो ऑटोमेटिकली पेशेंट किसके अंदर चली जाएगी? सीवियर प्री एक्लेम्पशिया में। अगेन बोल रही कौन कौन से प्रीमॉनिटरी सिम्टम्स होते हैं? हेडेक, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, ब्लर विजन, सडन एक्सेसिव वेट गेन, नोजिया वॉमिटिंग और सीवियर एडिमा। अब आपको एक दूसरा आपको चेक करने थे लैब पैरामीटर। एबनॉर्मल लैब पैरामीटर कौन कौन से हो सकते हैं? तो फर्स्ट एबनॉर्मल लैब पैरामीटर जो आपको याद रखना है, पेशेंट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या देखने को मिलेगा? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इट मीन्स कि आपके अंदर पेशेंट के अंदर प्लेटलेट का अमाउंट क्या मिलेगा? डिक्रीज मिलेगा। यदि पेशेंट के अंदर एलिवेटेड लीवर एंजाइम मिल रहे, क्या मिल रहे हैं? एलिवेटेड लीवर एंजाइम। एलिवेटेड लीवर एंजाइम में यदि आपको चेक करना है तो एसजीपीटी और एसजीओटी का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ मिल रहा है। इसके अलावा इंक्रीज सीरम क्रिएट लेवल, यदि किसी पेशेंट में सीरम क्रिएटिनिन का लेवल भी क्या मिल रहा है? बढ़ा हुआ मिला है। और एबनॉर्मल कोगुलेशन प्रोफाइल, और पेशेंट में क्या मिल रही है? एबनॉर्मल कोगुलेशन प्रोफाइल। हम कितना आपको वैल्यू याद रखनी है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। कौन-कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है? द फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज़
प्री मॉनिटरी सिम्टम्स क्या होते हैं, और दूसरा आपको याद रखना है एबनॉर्मल लैब पैरामीटर। इन दोनों में से यदि एक भी वैल्यू आपको मिल रही है इन द प्री एक्लेम्शिया, तो ऑटोमेटिकली किसके अंदर आपको इंक्लूड हो जाएगी, सीवियर प्री एक्लेम्शिया के अंदर। मैं फिर से रिवाइज करूँ आपके लिए। देखो सिंपल सी बात है, प्री एक्लेम्शिया दो टाइप का होता है, विदाउट सीवियर फीचर और विद सीवियर फीचर। विदाउट सीवियर फीचर के अंदर कुछ भी एबनॉर्मलिटी नहीं मिलेगी, ओनली जो ब्लड प्रेशर होगा वो बढ़ा हुआ मिलेगा, और वो भी कितना मिलेगा, 140/90 से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा विद प्री एक्लेम्शिया विद सीवियर फीचर का मतलब क्या होता है, यदि किसी पेशेंट में ब्लड प्रेशर 160/110 से ज़्यादा है तो भी सीवियर प्री एक्लेम्शिया है, ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा है पर प्री मॉनिटरी साइन सिम्टम्स मिल रहे तो भी सीवियर है, और 160/110 से ज़्यादा है, पेशेंट में लैब पैरामीटर एबनॉर्मलिटी है या प्री मॉनिटरी साइन सिम्टम्स प्रेजेंट है, एब्सेंट है, तो भी हम किस में काउंट करेंगे, सीवियर फीचर के अंदर काउंट करेंगे। नेक्स्ट हम अगला पढ़ते हैं सी एस आई प्री एक्लेम्शिया, दैट इज कॉल्ड द सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्शिया। क्या बोलते हैं हम, सुपर इम्पोज प्री एक्लेम्शिया। सुपर इम्पोज प्री एक्लेम्शिया का बेटा मतलब होता है, यदि कोई पेशेंट ऐसी है जिसको क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, जिसको कैसा हाइपरटेंशन है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन है। ठीक है। अब क्रॉनिक हाइपरटेंशन हमने अभी तक पढ़ा, कैसा हाइपरटेंशन होता है, 20 वीक से पहले पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 140/90 से ज़्यादा होता है। अब क्या हुआ, सडनली 20 वीक के बाद में उसके अंदर कुछ न्यू ऑनसेट साइन सिम्टम्स आने लग गए। ठीक है, जो जनरली नहीं थे। 20 वीक से पहले ओनली बीपी बढ़ा हुआ था, पर आफ्टर 20 वीक क्या हुआ, उसके अंदर सडन कोई नए साइन सिम्टम्स आने लग गए। वो न्यू ऑनसेट जो साइन सिम्टम्स थे उसके अंदर आपको हो सकता है उसके अंदर आपको प्रोटीनूरिया देखने को मिले, या अगेन अभी हमने जो पढ़ा था उसके अंदर एंड ऑर्गन डैमेज के साइन सिम्टम्स देखने को मिले। ठीक है। तो एक ऐसी पेशेंट जो बिफोर 20 वीक ओनली ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, पर आफ्टर 20 वीक उसके अंदर ऐसे साइन सिम्टम्स आने लग गए जो लगभग किसके जैसे दिखाते हैं, प्री एक्लेम्शिया के जैसे होते हैं, उसको हम बोलते हैं सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्शिया। आफ्टर 20 वीक न्यू ऑनसेट साइन सिम्टम्स, कैसे साइन सिम्टम, लाइक द प्रोटीनूरिया, लाइक द एंड ऑर्गन डैमेज साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्लेम्शिया क्या होता है। इट इज़ अ वेरी सिंपल, यदि किसी पेशेंट में प्री एक्लेम्शिया है पर साथ में उस पेशेंट के अंदर जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर आते हैं, ठीक है, या कन्वर्जन आप बोल सकते हो, वो आएंगे तो उस पेशेंट को हम किस में काउंट करते हैं, एक्लेम्शिया के अंदर। एक होता है पोस्टपार्टम हाइपरटेंशन, ये अगेन ये रिसेंट नई डेफिनेशन दे रखी है, उन लोगों ने इंक्लूड करी है। पोस्टपार्टम हाइपरटेंशन का मतलब होता है यदि किसी पेशेंट की डिलीवरी के बाद में, कब, आफ्टर द डिलीवरी उस पेशेंट के अंदर जो बीपी है वह 140/90 से ज़्यादा है। ये किसी भी रीज़न से हो सकता है, उस पेशेंट में क्रॉनिक हाइपरटेंशन है इसलिए बीपी ज़्यादा है, हो सकता है उस पेशेंट का ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, प्री एक्लेम्शिया होता है इसलिए उसका बीपी ज़्यादा है। वॉट एवर द रीज़न, पर यदि किसी पेशेंट का डिलीवरी के बाद में 140/90 से बीपी ज़्यादा है, और ये बीपी ज़्यादा कब तक रहता है, विद इन 6 वीक तक रहता है, उसको हम बोलते हैं पोस्टपार्टम हाइपरटेंशन। ठीक है। एक होता है हेल्प सिंड्रोम। व्हाट इज अ हेल्प सिंड्रोम, हेल्प सिंड्रोम के अंदर देखो सबसे पहला होता है, पहला वर्ड होता है हीमोलाइसिस, एच का मतलब, ई और एल का मतलब होता है एलिवेटेड लीवर एंजाइम। क्या होता है, एलिवेटेड लीवर एंजाइम। नेक्स्ट एल और पी का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है लो प्लेटलेट काउंट, उसका मतलब क्या होता है, लो प्लेटलेट काउंट। ठीक है। ये किस में प्रेजेंट देखने को ज़्यादा मिलता है, बेटा प्री एक्लेम्शिया प्राइमी ग्रेविडा में ज़्यादा होता है, और हेल्प सिंड्रोम मल्टी ग्रेविडा में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो कौन सी होती है, MGSO एंड एमजीएसओ इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके अलावा इसमें स्क्रीनिंग क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है, उस स्क्रीनिंग क्राइटेरिया को हम बोलते हैं टेनेसी क्राइटेरिया। कौन से क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है, टेनेसी क्राइटेरिया इज यूज्ड, किसके अंदर यूज्ड होता है, इन द केस ऑफ द हेल्प सिंड्रोम। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्क्रीनिंग ऑफ द प्री एक्लेम्शिया। ये अगेन एक न्यू गाइडलाइन के अंदर ऐड कर रखा है कि कोई भी पेशेंट आपके पास प्री एक्लेम्शिया की आती है तो उसके लिए हम कितनी स्क्रीनिंग टूल्स यूज़ करना है। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 स्क्रीनिंग टूल्स के बारे में बता रखा है।
पहला है एचडीपी जीटोसिस स्कोर और दूसरा हमको जो स्क्रीनिंग यूज़ करनी है वो होता है मल्टी मॉडल स्क्रीनिंग टूल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एचडीपी जीटोसिस स्कोर के बारे में। एचडीपी जो जीटोसिस स्कोर है वो सबसे पहले आपको कब करना है? सबसे पहले करना है आपके फर्स्ट एंटीनेटल विजिट के टाइम में करना है ये स्कोरिंग सिस्टम। उसके बाद में आपको रिपीट करना है एवरी एंटीनेटल विजिट में, इसको आपको क्या करना है? रिपीट करना है, ठीक है। इन केस एवरी एंटीनेटल विजिट में ये रिपीट नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट आपको ईच ट्राइमेस्टर के अंदर इसको आपको क्या करना है? रिपीट करना है। पहली बात तो याद रखनी है। कब तक इसको रिपीट करना है? अप टिल 32 वीक तक हमको इसको क्या करना है? रिपीट करना है। अब ये स्कोर के अंदर क्या होता है? तो बेटा इसके स्कोर में ऐसे है कि एक पूरी टेबल हमको पढ़नी है। उस टेबल के अंदर मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगी। उस टेबल के अंदर स्कोर दे रखा है। स्कोर इस तरीके से दे रखा है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। हमको टोटल स्कोर निकालना है। यदि टोटल स्कोर 3 या 3 से ज़्यादा होता है इसका मतलब उस पेशेंट के अंदर रिस्क है प्री एक्लेम्पशिया की। तो रिस्क ऑफ प्री एक्लेम्पशिया कब होगी? जब पेशेंट में कितना स्कोर होगा? 3 या 3 से ज़्यादा स्कोर होगा, ठीक है। दूसरा एक तरीका है आपको प्री एक्लेम्पशिया की स्क्रीनिंग करने का, दैट इज अ मल्टी मॉडल स्क्रीनिंग सिस्टम। मल्टी मॉडल स्क्रीनिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है? हम इसको करते कब है? ये किया जाता है परफॉर्म 11 से लेकर 14 वीक के बीच के अंदर, ठीक है। ये एक मल्टीवेरिएट असेसमेंट है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को हम एक साथ असेस करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें असेस की जाती है? एक चीज़ असेस की जाती है मैटरनल फैक्टर, फॉर द एग्जाम्पल उस मदर की एज कितनी है, इसके अलावा वो प्राइमी है या मल्टी ग्रेविडा है, उस पेशेंट का बीएमआई क्या है, या फिर उस पेशेंट में कोई हिस्ट्री है प्री एक्लेम्पशिया की। ये सारी चीज़ें हमें एक तो देखनी होती है। इसके साथ में हम पेशेंट का देखते हैं मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर देखते हैं। इसके अलावा हम एक यूएसजी करते हैं। यूएसजी हम किसकी करते हैं? हम करते हैं यूएसजी यूट्राइन आर्टरी डॉपलर करते हैं। हम क्या करते हैं? यूट्राइन आर्टरी डॉपलर करेंगे और उस यूट्राइन आर्टरी डॉपलर के अंदर हम जो देखते हैं वो देखते हैं मीन पल्सेटाइल इंडेक्स। क्या देखेंगे? मीन पल्सेटाइल इंडेक्स देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और हम क्या कर सकते हैं? हम बायोकेमिकल मार्कर चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? बायोकेमिकल मार्कर। कौन से मार्कर चेक किया जाता है? प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर। क्या चेक करते हैं? प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। तो देखो अकॉर्डिंग टू द इंडियन गाइडलाइन जो अभी दे रखी है, उन्होंने बताया कि यदि आपको किसी पेशेंट के अंदर ये पता लगाना है कि उस पेशेंट में आगे जाकर रिस्क रहेगी या नहीं रहेगी प्री एक्लेम्पशिया की, तो उन्होंने अपने को 2 स्कोर दिया है। पहला स्कोर दिया है जीटीपी एचडीपी जीटोसिस स्कोर। दूसरा जो स्कोरिंग सिस्टम दिए वो दिए मल्टी मॉडल स्क्रीनिंग सिस्टम। एचडीपी जीटोसिस स्कोर कब किया जाता है? पहली बार किया जाता है फर्स्ट एंटीनेटल विजिट में, बाद में उसको रिपीट करना है एवरी एंटीनेटल विजिट पर। यदि मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा यदि नहीं कर सकते एवरी एंटीनेटल विजिट में तो ईच ट्राइमेस्टर में रिपीट करना है अप टिल द 32 वीक पर। दूसरी जो स्क्रीनिंग सिस्टम उन्होंने दिया हुआ है मल्टी मॉडल स्क्रीनिंग सिस्टम, जिसको हम स्टार्टिंग में करते हैं 11 से 14 वीक पर करना है। ये मल्टी मॉडल असेसमेंट टूल, इसके अंदर बहुत सारे 4-5 चीज़ें आपको देखनी। क्या-क्या देखना है? मैटरनल फैक्टर देखना है, मीन आर्टियल बीपी देखना है उस पेशेंट का, यूएसजी देखनी है और बायोकेमिकल मार्कर। कौन सा बायोकेमिकल मार्कर देखा जाता है? प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको पढ़ा देती हूँ जीटोसिस स्कोर के बारे में। देखो ये है एचडीपी जीटोसिस स्कोर। इस एचडीपी जीटोसिस स्कोर के अंदर 3 टाइप का आपका है ना मार्किंग होगी। एक होगा ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इसका मतलब ऐसा है कि फॉर द एग्जांपल यदि किसी पेशेंट की जैसे एज जो है वो 19 ईयर्स से कम है तो उसको हमको 1 नंबर देना है। 35 ईयर्स से एज ज़्यादा तब भी उसको हम कितने नंबर देंगे? 1 नंबर देंगे। एनीमिया, ओबेसिटी में बीएमआई 30 से ज़्यादा है तो 1 नंबर। मीन आर्टीरियल प्रेशर 85 mmHg से ज़्यादा है तो भी 1 नंबर। यदि किसी ने आईवीएफ करवाया है, आईसीएसआई करवाया है तो भी 1 नंबर। प्राइमरी ग्रेविडा हो गया, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ स्पर्म एक्सपोजर है, किसी के अंदर फैमिली हिस्ट्री है सीवीएस की, पीसीओडी है, एक्सेसिव वेट गेन है, या 2 प्रेगनेंसी के बीच के अंदर इंटरवल 5 साल का है। इतनी सारी चीज़ें यदि उस पेशेंट के अंदर हिस्ट्री में मिल रही है तो इसको हम सबको 1-1 नंबर देंगे। 2 नंबर हम आपको किसके अंदर देने हैं? यदि किसी उस पेशेंट में हाइपोथायरॉयडिज्म है, उसकी फैमिली हिस्ट्री में प्री एक्लेम्पशिया है, जीडीएम है, यदि बीएमआई 35 से ज़्यादा है तो 2 स्कोर देने हैं। ट्विन प्रेगनेंसी है, यदि उसको पहले हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है,
ठीक है, उस प्रेगनेंसी में, पहली वाली प्रेगनेंसी में भी हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, तो हम उसको कितना स्कोर देंगे? 2 स्कोर देंगे। क्रॉनिक डायबिटीज़, क्रॉनिक हाइपरटेंशन में 3 स्कोर देना। मेंटल डिसऑर्डर है, थ्रोम्बोफिलिया है, उसको सीकेडी का प्रॉब्लम है, एसएलई है, एप्ला है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या फिर उसने सेरोगेसी या ओवम डोनेशन से उसने प्रेगनेंसी कंसीव करी है, उन सब कंडीशन में उसको 3 नंबर देना है, ठीक है? तो ये पूरा स्कोर सिस्टम है। इन सब के अकॉर्डिंग हमको लास्ट में जाके टोटल स्कोर मिलेगा। सारी हिस्ट्री एक बार हम कलेक्ट कर देंगे, उसके बाद में जो भी टोटल स्कोर आएगा, यदि उसका टोटल स्कोर 3 से ज़्यादा है, इसका मतलब चांसेस है कि उस पेशेंट में आगे जाके क्या हो सकता है? प्री एक्लैम्सिया। ठीक है? तो यदि प्री एक्लैम्सिया के चांसेस हो सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? प्रिवेंशन करेंगे कुछ ना कुछ, ताकि उस पेशेंट के अंदर आगे जाके प्री एक्लैम्सिया नहीं हो। तो प्रिवेंशन के लिए हमको क्या-क्या देना होता है? तो सबसे पहली चीज़ प्रिवेंशन के लिए जो देनी होती है, दैट इज़ एस्पिरिन, ठीक है? तो आपको क्या देना है? इकोस्प्रिन देनी है। अब इकोस्प्रिन की डोज़ कितनी देनी है? तो यदि आपने कौन-सा स्कोरिंग सिस्टम अपनाया है, उसके बेस पे हम देंगे। यदि आपने एचडीपी जिटोसिस स्कोर अपनाया है, कौन-सा स्कोर अपनाया है? एचडीपी जिटोसिस स्कोर अपनाया है, और वो स्कोर पॉजिटिव आता है, 3 से ज़्यादा आता है, तब हमको एस्पिरिन की डोज़ देनी होती है 75 मिलीग्राम। यदि हम आपने मल्टी मॉडल वाला स्कोरिंग सिस्टम यूज़ किया है, कौन-सा स्कोर यूज़ किया है? मल्टी मॉडल वाला स्कोर यूज़ किया है, तब आपको जो डोज़ होगी वो होगी 150 मिलीग्राम। तो ऑन एन एवरेज आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एस्पिरिन की जो डोज़ हम स्टार्ट करेंगे, वो कितने से स्टार्ट करेंगे? 75 से लेकर 150 मिलीग्राम जितनी हम डोज़ स्टार्ट करेंगे। अब ये स्टार्ट कब करेंगे? स्टार्ट आपको करना है एज़ सून एज़ पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना स्टार्ट करना है। बेस्ट होता है लेस देन 16 वीक के पहले-पहले आप स्टार्ट कर सकते हो। इसको आप कब तक मैक्सिमम स्टार्ट कर सकते हो? हाँ, ये आप स्टार्ट अप टू 20 वीक तक कर सकते हो, बट वही बात है, इसकी जो एफ़िकेसी होगी वो थोड़ी-सी कम हो जाएगी। तो बेस्ट होता है 16 वीक से पहले स्टार्ट कर दो, हम अप टू 20 वीक तक स्टार्ट कर सकते हैं। इसको कब लेना होता है? इसको एट द बेड टाइम पे लेना होता है। कैसे लेना होता है? रात के समय में लेना है। इसको कब तक लेना होता है? इसको लेना होता है टिल 36 वीक तक आपको पेशेंट को लेना होता है। इसके अलावा एस्पिरिन के अलावा और कौन से सप्लीमेंट हो सकते हैं जिसकी वजह से प्री एक्लैम्सिया से प्रिवेंट कर सकते हैं? तो कैल्शियम कैल्शियम सप्लीमेंट देने से प्री एक्लैम्सिया से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कैल्शियम का सप्लीमेंट हमको कितना देना है? 1.5 से लेकर 2 ग्राम आपको रोज़ एलिमेंटल कैल्शियम आपको देना है। इसके अलावा विटामिन डी सप्लीमेंट भी दे सकते हैं। विटामिन डी सप्लीमेंट प्री एक्लैम्सिया से प्रिवेंट करता है। इसके जो रिसर्च है वो बहुत वीक अवेलेबल है, बट स्टिल इट इज़ अवेलेबल कि हमको विटामिन डी भी देना है। विटामिन डी कितना देना है? तो 1000 से लेकर 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे देना है। ये उस पेशेंट में जिस पेशेंट के अंदर चांसेस है कि क्या हो सकता है, आगे जाके प्री एक्लैम्सिया हो सकता है। ठीक है? तो ये तो हो गया अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ द प्री एक्लैम्सिया। अब हम पढ़ते हैं कुछ मैटरनल अलर्ट साइन सिम्पटम्स। व्हाट आर द मैटरनल अलर्ट साइन सिम्पटम्स? देखो, मैटरनल अलर्ट साइन सिम्पटम्स वो साइन सिम्पटम्स होंगे कि यदि आपके पास ऐसी कोई पेशेंट आती है, तो ये साइन सिम्पटम्स आपको पेशेंट को समझाने हैं। ठीक है? कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको यदि घर पर इस टाइप के कोई भी साइन सिम्पटम्स फ़ील होते हैं या महसूस होते हैं, आपको उसी टाइम पर पेशेंट को ओपीडी में आना है या उसी टाइम पर पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना है। तो ये साइन सिम्पटम्स कैसे साइन सिम्पटम होंगे? जो मदर को अलर्ट करते हैं, ये आपको पेशेंट को समझाने हैं ड्यूरिंग द एंटीनेटल विजिट, कि इनमें से फॉलोइंग में से जो भी साइन सिम्पटम देंगे वो आपको अलर्ट करते हैं कि भई आपको आगे जाके क्या हो सकता है, प्री एक्लैम्सिया हो सकता है और उसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ठीक है? तो कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ साइन सिम्पटम्स दे रखे हैं। कौन-कौन से साइन सिम्पटम्स हैं जो मदर के अंदर अलर्ट करते हैं? तो पहला होता है जनरल सॉरी जनरल फीलिंग ऑफ मैलेस। ठीक है? इसके अलावा पेशेंट के अंदर एक्सेसिव नोज़िया वॉमिटिंग मिल रहा है। इसके अलावा अगेन सेम, यदि पेशेंट के अंदर पेन हो रहा है राइट साइड के एपिगैस्ट्रिक रीजन में। कहाँ हो रहा है? राइट साइड ऑफ एपिगैस्ट्रिक रीजन में। इसके अलावा पेशेंट के अंदर सीवियर हेडेक है। कैसा हेडेक है? सीवियर हेडेक है, वो भी पर्सिस्टेंट हेडेक है। पर्सिस्टेंट सीवियर हेडेक मिल रहा है। इसके अलावा पेशेंट के अंदर स्वेलिंग है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। मतलब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग का मतलब क्या हो गया? हैंड में स्वेलिंग है, फीट में स्वेलिंग है, उसके फेस पे स्वेलिंग है, ऐसा कुछ मिल रहा है। पेशेंट के अंदर विज़न चेंजेस देखने को मिल रहा है।
विजन चेंजेस मीन्स हो सकता है उस पेशेंट के अंदर ब्लर विजन देखने को मिल रहा है, या फिर पेशेंट को स्पॉट देखने को मिल रहा है, कुछ भी टाइप का इस तरीके से मिल रहा है। और क्या बताना है, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ मिल रही है, या फिर उसके अंदर ईजी ब्रूजिंग मिल रही है। क्या मिल रही है? ईजी ब्रूजिंग मिल रही है, या फिर ब्लीडिंग गम्स मिल रहे हैं। इनमें से कुछ भी साइन सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आपको बताना है कि पेशेंट को अलर्ट हो जाना है, कि पेशेंट को उसी टाइम कहाँ पर आना है, डॉक्टर के पास आना है। इसके अलावा ऐसे कौन कौन से साइन सिम्टम्स है जिसको तुम्हें हमेशा हर बार प्री एक्लेम्शिया के पेशेंट के अंदर मॉनिटर करना है? आपको क्या क्या मॉनिटर करना है? सबसे पहला तो ब्लड प्रेशर, आपको देखना है बीपी कितना, हाई बीपी कितना होगा, 140/90 से ज़्यादा है। और आपको क्या चेक करना है, हमेशा पेशेंट के टेंडन रिफ्लेक्स चेक करने हैं, ब्रिस्क टेंडन रिफ्लेक्स चेक करने हैं। और क्या चेक करना है, पेशेंट की कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस क्या चेक करनी है, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस है या नहीं है, पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं है। इसके अलावा और आपको क्या चेक करना है जो आपको अलर्ट करेगा, मैसिव ऑनसेट ऑफ इडीमा, सीवियर ऑनसेट ऑफ मैसिव एडिमा। इसके अलावा सिग्निफिकेंट प्रोटीन इन यूरिन, क्या देखने को मिल रहा है, यूरिन के अंदर आपको प्रोटीन देखने को अंदर मिल रहा है बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर। यदि मदर बोलती है कि उसका फीटल मूवमेंट क्या हो चुका है, कम हो चुका है, ठीक है, या फिर आपको वजाइनल ब्लीडिंग या टेंडरनेस देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, वजाइनल ब्लीडिंग या फिर टेंडरनेस। मतलब जब भी पेशेंट आपके पास इस अलर्ट साइन के साथ में आती है तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है उस पेशेंट के अंदर, उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज़्यादा तो नहीं है, टेंडन रिफ्लेक्स चेक करने हैं, उस वो कॉन्शियस है या नहीं है, उसके अंदर सडन इडिमा तो नहीं हो रखा है, प्रोटीन कितना है उसके यूरिन में, फीटल मूवमेंट तो कम नहीं है, या फिर कोई वजाइनल ब्लीडिंग या टेंडरनेस तो नहीं है। ये सारे सिम्टम्स एज ए डॉक्टर आप उसके अंदर चेक करोगे। इसके अलावा कुछ बायोकेमिकल अलर्ट भी होते हैं जो आपको चेक करने होते हैं, मतलब वो आपको अलर्ट करेंगे कि पेशेंट में कल उठ के कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। यदि किसी पेशेंट का जो SpO2 है वो लेस देन क्या है, 95% से कम देखने को मिल रहा है। LDH की वैल्यू, अगेन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लैब वैल्यू अल्टर हो जाती है, तो कौन कौन सी लैब वैल्यू हो गई, LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का जो वैल्यू है वो या तो मोर देन या फिर इक्वल टू 600 यूनिट पर लीटर मिल रहा है। इसके अलावा क्रिएट का वैल्यू यदि आपको मोर देन 1 mg/dl या उस तरह मिल रहा है, या फिर SGPT या SGOT जिसको हम AST और ALT भी बोलते हैं, उसकी वैल्यू 2 गुना बॉडी में उससे ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगेन प्लेटलेट लेस देन 1.5 लाख पर MM³ से कम देखने को मिल रहा है, और सीरम यूरिक एसिड मोर देन 5 mg/dl देखने को मिल रहा है। तो आपको कौन कौन से लैब वैल्यू चेक करने हैं जो आपको अलर्ट कर सकते हैं। यदि लैब वैल्यू पैरामीटर के अंदर SpO2 का लेवल 95% से कम है, LDH का लेवल बढ़ा हुआ है, LDH का लेवल बढ़ा हुआ मतलब पेशेंट के अंदर हीमोलाइसिस होना स्टार्ट हो गया है, इसीलिए LDH का लेवल बढ़ता है। सीरम क्रिएट का लेवल बढ़ा है मतलब कि एंड ऑर्गन डैमेज होना स्टार्ट हो गया है, किडनी जो है वो फंक्शन करना कम हो चुकी है, किडनी डैमेज होना स्टार्ट हो चुकी है। AST ALT बढ़ रहा है, इसका मतलब कि लीवर के अंदर डैमेज होना स्टार्ट हो गया है। प्लेटलेट का अमाउंट क्या हो चुका है, 1.5 लाख से कम मिल रहा है, और सीरम यूरिक एसिड अगेन क्या मिल रहा है बॉडी के अंदर, 5 mg/dl से ज़्यादा मिल रहा है। यदि ऐसी कोई भी लैब वैल्यू मिल रही है मतलब ये आपको अलर्ट करती है कि पेशेंट आगे जाके किस में जा सकती है, एक्लेम्शिया में जा सकती है, मतलब पेशेंट को सीवियर प्री एक्लेम्शिया है। ठीक है, अब हमको कैसे डायग्नोज करना है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। चलो अब हम पढ़ते हैं डायग्नोसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट यदि आपके पास आता है तो आपको कौन कौन से डायग्नोसिस करने हैं। सबसे पहले उस पेशेंट का बीपी चेक करना है। बीपी आप कोई भी साइड से चेक कर सकते हैं, आप राइट आर्म से भी चेक कर सकते हो, लेफ्ट आर्म से भी चेक करते हैं, कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं दे रखा है। बस मेन चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो बीपी का जो कफ होता है वो आपका एकदम करेक्ट साइज का होना चाहिए, पहली चीज़। इसके अलावा दूसरी चीज़ आप क्या चेक करेंगे, उस पेशेंट के अंदर प्रोटीन यूरिया चेक करेंगे कि उसकी यूरिन में प्रोटीन है या नहीं है। तो देखो प्रोटीन यूरिया किस किस को बोलते हैं, सबसे सिंपल सी बात है। पहली चीज जो आप चेक कर सकते हो वो ये चेक कर सकते हो, UPVCR का मतलब होता है यूरिन प्रोटीन और क्रिएटिनिन का रेशियो। ठीक है, यूरिन प्रोटीन और क्रिएटिनिन का जो रेशियो होता है यदि वो आपको मोर देन 30 mg/मिली मोल से ज़्यादा मिलता है तो इसका मतलब वो पेशेंट के अंदर प्रोटीन यूरिया है। दूसरा आप क्या चेक कर सकते हो, एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन का रेशियो भी चेक कर सकते हो। यदि एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन का रेशियो 8 mg/मिली मोल से ज़्यादा है, इसका मतलब उस पेशेंट के अंदर
प्रोटीन यूरिया है। 24 आवर्स का यूरिन लेकर भी चेक कर सकते हो। 24 आवर्स के यूरिन के अंदर यदि आपको प्रोटीन 0.3 ग्राम पर डीएल से ज़्यादा मिल रहा है, अगेन वो किसको इंडिकेट करता है, प्रोटीन यूरिया को। एंड द लास्ट जो मेथड है वो है डिपस्टिक मेथड, +1 या +1 से ज़्यादा आ रहा है तो भी वो किसको इंडिकेट करता है, प्रोटीन यूरिया को। देखो इन सब के अंदर जो बेटर मेथड जो बता रखी है वो है, जो अर्ली मेथड है वो है डिपस्टिक, क्योंकि डिपस्टिक मेथड वो है जो आप रूटीनली बहुत फास्ट चेक कर सकते हो और आपको ईजिली पता लग जाएगा विद इन द सेकंड के अंदर कि पेशेंट के अंदर प्रोटीन यूरिया है या नहीं है। इसके अलावा दूसरी जो हम कर सकते हैं वो होता है एल्ब्यूमिन क्रिएट का रेशियो भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात और आपको ये ध्यान रखनी है कि मानो एक बार आपने डिपस्टिक मेथड यूज़ की और उसके बाद में +1 से ज़्यादा यदि प्रोटीन यूरिया आया है, तो आपको फिर बार-बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका प्रोग्नोसिस नहीं होगा, क्योंकि पेशेंट को ऑलरेडी प्री एक्लेम्पशिया एस्टैब्लिश्ड हो चुका है, ठीक है? तो ये तो हो गया अबाउट द प्रोटीन यूरिया। और आप क्या करोगे, तो उस पेशेंट के अंदर कुछ लैब इन्वेस्टिगेशन करवाएँगे। तो कौन-कौन से लैब इन्वेस्टिगेशन हम करवाते हैं? लैब इन्वेस्टिगेशन हम तब करवाएँगे जब किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा आ रहा है आपका एंटीनेटल विजिट में, या फिर पेशेंट को ऑलरेडी क्रोनिक हाइपरटेंशन है, उस कंडीशन में ही आपको लैब इन्वेस्टिगेशन करवाने हैं। अब कौन-कौन से लैब इन्वेस्टिगेशन हम करवाएँगे, तो सबसे पहला देखो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन करना है। सबसे पहले हम करवाएँगे यूरिन के अंदर आपको एल्ब्यूमिन चेक करना है। क्या चेक करवाना है? यूरिन एल्ब्यूमिन। अगेन जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, हम कौन-सी मेथड से चेक करेंगे? डिपस्टिक मेथड से। नेक्स्ट और कौन-सा लैब इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं? हम सीबीसी करवाते हैं। स्पेशली हम सीबीसी करवाते हैं ये चेक करने के लिए, एक तो एचबी चेक करने के लिए, और सीबीसी में और हम क्या चेक करते हैं? प्लेटलेट चेक करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम करवाएँगे उस पेशेंट के लीवर एंजाइम की रिपोर्ट करवाएँगे। किसकी रिपोर्ट करवाएँगे? लीवर एंजाइम की रिपोर्ट करवाएँगे। मतलब एसजीपीटी और आपको एसजीओटी देखना है। जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुकी हूँ, एसजीपीटी और एसजीओटी का लेवल 2 गुना या उससे ज़्यादा आता है, तो वो इंडिकेट करता है कि पेशेंट के अंदर आपको प्री एक्लेम्पशिया और उसके अंदर जो सीवियर फीचर्स अपीयर होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। इसके अलावा और हम क्या करेंगे? एलडीएच, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का टेस्ट करवाएँगे। ये आपको इंडिकेट करता है हीमोलाइसिस को। किसको इंडिकेट इंडिकेट करता है? हीमोलाइसिस को। इसके अलावा और आप क्या करवा सकते हो, और आपको पेशेंट का सीरम क्रिएट का लेवल चेक करवाना है। ठीक है। इसके अलावा कुछ एडिशनल टेस्ट भी हम करवा सकते हैं। ये हमेशा नहीं करवाने, पर करवा सकते हैं। ये हम तभी करवाएँगे जब उस पेशेंट के अंदर कोई सीवियर डिज़ीज़ ऑलरेडी आपको पता लग चुकी है। इन केस मानो आपने सीबीसी करवाया और सीबीसी के अंदर प्लेटलेट 1.5 लाख पर एमएम क्यूब से कम आ रही है, 1.5 लाख से भी कम प्लेटलेट आ रही है, उस कंडीशन में अब तुमको जाके है ना उसकी कोagulation प्रोफाइल करवानी, उससे पहले नहीं करवानी। तो ये एडिशनल टेस्ट है, वो ओनली कब करवाने, जैसे मानो प्लेटलेट 1.5 लाख से कम आ रही है, तब हम आगे जाके कौन सा टेस्ट करवाएंगे? कोagulation प्रोफाइल करवाएंगे। यदि ऑलरेडी किसी को सीवियर प्री एक्लेम्पशिया एस्टैब्लिश्ड हो चुका है, या डिजीज जो है वो सीवियर कंडीशन पर जा चुकी है, तब जाके हम उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी चेक करवा सकते हैं। ठीक है। और हमको क्या करवानी है? और हमको सोनोग्राफी करवानी है। सोनोग्राफी के अंदर देखो दोनों सोनोग्राफी करवानी है, बच्चे की भी यूएसजी करवानी है और मैटरनल यूएसजी भी करवानी है। फीटल यूएसजी में हमको क्या क्या चेक करना है? देखो सिंपल सी बात है, फीटल यूएसजी के अंदर हम डॉपलर चेक करेंगे। इसके अलावा बच्चे के अंदर ग्रोथ स्कैन करेंगे, तो ग्रोथ स्कैन से ये चेक करेंगे बच्चे का वेट कितना है। हमको एएफआई भी चेक करना है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स चेक करना है। इसके अलावा और हम क्या चेक कर सकते हैं? प्लेसेंटा का लोकेशन कैसा है, ठीक है, या प्लेसेंटा एब्रप्शन तो नहीं हो सकता। ये सब चीज़ें हम यूएसजी में चेक कर सकते हैं। मैटरनल यूएसजी क्यों करेंगे? मैटरनल यूएसजी इसलिए करते हैं क्योंकि इन द केस ऑफ द प्री एक्लेम्पशिया जब सीवियर होता है तो बहुत सारे ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं। तो उन ऑर्गन के डैमेज को देखने के लिए हम सोनोग्राफी करवाते हैं मदर की। तो हम लीवर की सोनोग्राफी करवाएंगे। लीवर की सोनोग्राफी के अंदर हमको क्या देखना है कि कहीं वहाँ पर सब कैप्सुलर हीमेटोमा तो नहीं है, क्योंकि प्री एक्लेम्पशिया की कंडीशन में सब कैप्सुलर हीमेटोमा मिलता है, जिसकी वजह से ही पेशेंट को राइट साइड में पेन होता है। ठीक है। या फिर हिपेटोमेगली तो नहीं है। किडनी के अंदर आपको सोनोग्राफी करवा के देखना है कि किडनी के अंदर कोई डैमेज तो नहीं हो रखा है। फिर इसके अलावा आपको एसाइटिस चेक करना है, या फिर आपको एसाइटिस चेक करना है, या फिर आपको प्लूरल इफ्यूजन तो नहीं है, ये सब कुछ चेक करना है। इसके अलावा आप क्या करवा सकते हो? फंडोस्कोपी करवा सकते हैं। फंडोस्कोपी इसका मतलब हो गया हमको आई एग्जामिनेशन करवाना है कि कहीं वहाँ पर रेटिनल चेंजेस तो नहीं है, पेशेंट का रेटिनल डैमेज तो नहीं हो चुके। ये सब कुछ देखने के लिए आप क्या करवा सकते हो? फंडोस्कोपी करवा सकते हो। इसके अलावा आप और क्या करवा सकते हो? कौन सी इमेजिंग करवा सकते हो? तो मदर का 2D को हम करवा सकते हैं। वैसे 2D को हमको प्रेफरेबली सारे ही पेशेंट के अंदर करवाना चाहिए जिस पेशेंट को के अंदर प्री एक्लेम्पशिया डायग्नोस हो चुका है। ठीक है। तो हम 2D को करवा के पेशेंट के लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में हम जान सकते हैं कि उसके अंदर कोई डिसफंक्शन है या नहीं है। इसके अलावा एडिशनल यदि आपको करवाना है तो हम एमआरआई करवा सकते हैं ब्रेन की।
ब्रेन के एमआरआई से हमको ये पता चल जाएगा कि अर्ली ऑनसेट किसी पेशेंट में एक्लेम्शिया हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसके अलावा और हमको क्या करवाना है, तो हमको बायोमार्कर्स चेक करने, क्या कौन से बायोमार्कर्स चेक करने, 2 बायोमार्कर्स चेक करने हैं। एक है पीआईजीएफ, ठीक है? एक पहला बायोमार्कर कौन सा चेक करना है, पीआईजीएफ, और दूसरा आपको जो बायोमार्कर चेक करना है वो होता है एसएफ-LT1 पीआईजीएफ का रेशियो चेक करना है। तो 2 बायोमार्कर आपको क्या करने हैं, चेक करने हैं। पीआईजीएफ का मतलब होता है प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर। यदि प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर कम होता है, ठीक है, इसका मतलब उस पेशेंट में प्री एक्लेम्शिया हो सकता है। और एसएफ-LT1 और पीआईजीएफ का जो रेशियो होता है, यदि ये बढ़ता है तो इसका मतलब उस पेशेंट में आगे जाके क्या हो सकते हैं, प्री एक्लेम्शिया हो सकते हैं। तो ये दोनों बायोमार्कर आपको क्या करना है, चेक करने हैं। अब हम बात करते हैं ग्रोथ स्कैन कैसे कैसे करना है। देखो सिंपल सी बात है, यदि किसी पेशेंट में माइल्ड हाइपरटेंशन है या फिर जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, ज़्यादा सीवियर नहीं है, तो उस पेशेंट के अंदर एवरी 4 वीक में आपको एक बार क्या करना है, ग्रोथ स्कैन करना है, ठीक है? अब हम बात करते हैं, यदि किसी पेशेंट के अंदर सीवियर हाइपरटेंशन है, उस पेशेंट के अंदर कैसा हाइपरटेंशन है, सीवियर हाइपरटेंशन है, तो उस कंडीशन में आपको एवरी 2 वीक में एक बार क्या करना है, ग्रोथ स्कैन करना है। अब ग्रोथ स्कैन के साथ-साथ में आपको उस पेशेंट के अंदर डॉपलर भी करना है, ठीक है? अब डॉपलर की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इस तरीके से भी होती है, या तो आप एवरी वीक कर सकते हो डॉपलर, या फिर आप अल्टरनेट डे भी कर सकते हो। कैसे-कैसे कर सकते हो? एवरी वीक भी कर सकते हो और अल्टरनेट डे भी कर सकते हो। ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है मदर की सीवियरिटी पे, कंडीशन पर और ग्रोथ स्कैन पर, ठीक है? तो डॉपलर आप एवरी वीक भी कर सकते हो, अल्टरनेट डे कर सकते हो, ओनली किसमें, जिसमें सीवियर हाइपरटेंशन है। अब इसके अंदर आपको ऐसा देखना है कि देखो इन केस आपने बच्चे का ग्रोथ स्कैन किया, ठीक है, और ग्रोथ इसके अंदर आपको कोई एबनॉर्मलिटी देखने को नहीं मिलती है, नो एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, मतलब जो ग्रोथ स्कैन है बेटा वो नॉर्मल है। वो कैसा है, नॉर्मल है। तो फिर आपको एवरी 3 टू 4 वीक भी ग्रोथ स्कैन फिर से रिपीट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? यदि आपको ग्रोथ स्कैन किया, उस ग्रोथ स्कैन के अंदर आपको क्या मिला, बच्चा जो है वो रिटार्ड मिला, जो बच्चा जो है उसकी ग्रोथ क्या मिली, रिटार्ड मिली, मतलब आईयूजीआर बच्चा मिला। और साथ में आपने उसका क्या चेक किया था, डॉपलर चेक किया था, और डॉपलर जो डॉपलर था वो कैसा मिला आपको, एबनॉर्मल मिला है, ठीक है? तो फिर आपका जो ग्रोथ स्कैन होगा वो एवरी 2 वीक में आपको क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में ऐसा है कि आपने जो डॉपलर किया, उस डॉपलर के अंदर या तो आपको एब्सेंट डायस्टोलिक फ्लो मिला, क्या मिला, एब्सेंट डायस्टोलिक फ्लो मिला, या फिर आपको रिवर्स डायस्टोलिक फ्लो मिल रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर यदि एब्सेंट डायस्टोलिक फ्लो या फिर आपको रिवर्स डायस्टोलिक फ्लो मिल रहा है, तब उस कंडीशन के अंदर आपको जो आप डॉपलर जो करेगा या फिर आपको जो डॉपलर करना पड़ेगा वो एवरी आपको वीक करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, एवरी वीक करना पड़ेगा, ठीक है? सो इट्स अ डिपेंड कि आपका डॉपलर के अंदर स्टडी कैसी है। यदि डॉपलर सिर्फ एब्नॉर्मल है तो ग्रोथ स्कैन एवरी 2 वीक भी कर सकते हैं। यदि डॉपलर के अंदर आपको एब्सेंट या रिवर्स डायस्टोलिक फ्लो मिलता है बिफोर 32 वीक, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर करना है, और उसके अंदर डॉपलर एवरी वीक भी एवरी वीक या फिर एवरी अल्टरनेट डे भी कर सकते हैं। और इस पेशेंट के अंदर जो सीएसटी या एनएसटी होगी वो एवरी डे करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी, एवरी डे करनी पड़ेगी, ठीक है? ये हो गया डायग्नोसिस इन द प्री एक्लेम्शिया। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। सबसे पहले हम मैनेजमेंट में पढ़ेंगे कौन-कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव चालू कर सकते हैं। देखो एंटी हाइपरटेंसिव जो होती है ना वो कब चालू करनी है, अभी न्यू गाइडलाइन बोलती है कि 140/90 से जैसे ही बीपी ज़्यादा हो जाता है आपको एंटी हाइपरटेंसिव चालू कर देनी है। हम यदि किसी पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव चालू करें तो हमको 2 टाइप से उसका मैनेजमेंट करना है। पेशेंट का हाइपरटेंशन किस कैटेगरी में आता है, माइल्ड हाइपरटेंशन का पेशेंट है या फिर सीवियर हाइपरटेंशन का पेशेंट है। यदि पेशेंट ओनली माइल्ड हाइपरटेंशन का है, ठीक है, तो हमारा टारगेट ये होगा कि हम उसका जो बीपी जो लेकर आएँगे वो हम लेकर आएँगे लेस देन 135/85 से हमको कम लेकर आना है, ये हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है? तो अब हमको कौन-कौन सी ड्रग दे सकते हैं, ओनली माइल्ड हाइपरटेंशन है या फिर माइल्ड प्री एक्लेम्शिया है, तो एंटी हाइपरटेंसिव कौन सी रहेगी? फर्स्ट जो ड्रग जो रहेगी वो होगी ड्रग ऑफ चॉइस, वो होगी लाबेटालोल, ठीक है? इसकी डोज़ कितनी हम स्टार्टिंग में रखते हैं, 100 से लेकर 200 मिलीग्राम बीडी या फिर टीडीएस से स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रेजुअली हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। इसको कब देनी चाहिए, ठीक है? ये हमेशा तब देंगे जब पेशेंट का जो पल्स रेट होती है वो 100 से आपको ज़्यादा मिलेगी। अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? तो लॉबेटालोल कौन-कौन सी कंडीशन में आपको नहीं देनी है, यदि पेशेंट के अंदर अस्थमा की हिस्ट्री है, पेशेंट के अंदर डायबिटीज़ मेलाइटिस की हिस्ट्री है, पेशेंट के अंदर ब्रेडिकार्डिया है। क्या है? ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि लॉबेटालोल हार्ट रेट को कम करती है। पेशेंट के अंदर क्या है? ब्रेडिकार्डिया है, और या फिर पेशेंट के अंदर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, उस कंडीशन में आपको लॉबेटालोल नहीं देनी है, ठीक है? इसके अलावा इसका साइड इफ़ेक्ट क्या
क्या होता है लॉबेटालॉल का फीटस पर, ये नियोनेटल ब्रेडिकार्डिया करती है। क्या करती है? नियोनेटल ब्रेडिकार्डिया करती है और साथ में नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया करती है। और क्या करती है? नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है। नेक्स्ट जो ड्रग ऑफ चॉइस, नेक्स्ट नॉट ड्रग ऑफ चॉइस, नेक्स्ट जो ड्रग हम यूज कर सकते हैं इन द केस ऑफ द माइल्ड हाइपरटेंशन, दैट इज अ निफेडिपिन। निफेडिपिन की जो डोज हम जो स्टार्ट करते हैं वो बेटा हम करेंगे 10 टू लेकर 20 मिलीग्राम के से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ये तब प्रीफर की जाती है जब किसी पेशेंट की जो हार्ट बीट है मदर की वो 100 से कम मिलती है, तब हम आपको क्या दे सकते हैं? निफेडिपिन दे सकते हैं। निफेडिपिन का साइड इफेक्ट क्या होता है? ये मैटरनल टेकीकार्डिया करता है। ये क्या करता है? मैटरनल टेकीकार्डिया करता है। पेशेंट के अंदर पाल्पिटेशन करवाता है, पेशेंट के अंदर पाल्पिटेशन करता है और हेडेक करवाता है। और क्या करवाता है? हेडेक करवाता है। ठीक है। तो टेकीकार्डिया करता है, मैटरनल टेकीकार्डिया करता है, पाल्पिटेशन करवाता है और हेडेक करवाता है। ठीक है। इसको जब भी आप दोगे हमेशा कैसे देंगे? ओरल देंगे, सब लिंगुअली कभी भी नहीं दिया जाता। ये कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? इन द केस ऑफ एरोटिक स्टीनोसिस। कौन सी कंडीशन में? इन द केस ऑफ एरोटिक स्टीनोसिस ये कैसी होती है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड। नेक्स्ट जो ड्रग होती है वो होती है बेटा मिथाइल डोपा। इसकी डोज जो हम स्टार्ट करते हैं वो रखते हैं लगभग 250 से लेकर 500 से। कितनी रखते हैं? 250 से लेकर 500 मिलीग्राम पर डे आप इसको ओरल देनी होती है। इसको आप लगभग है ना बीडी भी दे सकते हैं। इसको आप इसको है ना टीआईडी मतलब दिन में 3 बार भी दे सकते हैं और क्यूआईडी मतलब आप इसको दिन में 4 बार भी दे सकते हैं। ठीक है। ये यदि आपसे पूछा जाए इट इज़ द मोस्ट सेफेस्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है। इसका साइड इफेक्ट जो होता है वो होता है ये डिप्रेशन कॉज करती है। ये क्या कॉज करती है? डिप्रेशन कॉज करती है और साथ में पोस्चरल हाइपोटेंशन भी कॉज करती है। ठीक है। ये 3 होगी। ये 3 जो ड्रग है वो फर्स्ट लाइन ड्रग है। इसके अलावा और कौन सी अदर ड्रग आप दे सकते हैं? तो आप इसके अलावा दे सकते हो एम्लोडिपिन दे सकते हैं, वो सेफ है। निकार्डिपिन दे सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप और क्या दे सकते हो? हाइड्रोलाजीन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? हाइड्रोलाजीन ओरल एज अ टैबलेट फॉर्म में आप इसको दे सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं ऐसी कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव है जो नहीं दी जाती है, जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो आपको याद रखना है एसीई इनिबिटर। कौन सी? एसीई इनिबिटर और अब्स ब्लॉकर, ये दोनों ही कैसी होती है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अब हम बात करते हैं यदि किसी पेशेंट में सीवियर हाइपरटेंशन है। सीवियर हाइपरटेंशन का मतलब हो गया यदि ब्लड प्रेशर मोर देन 160/110 से ज़्यादा है, उस कंडीशन में आपको कौन कौन सी टैबलेट देनी है? तो उस कंडीशन में सबसे पहले हम देते हैं आईवी लॉबेटालॉल दे सकते हैं। इसको कैसे देना है? आईवी इंजेक्शन के थ्रू देना है। स्टार्टिंग डोज जो होती है वो हम देते हैं 20 मिलीग्राम से हम स्टार्ट करते हैं। अगेन इसके सेम कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिए। नेक्स्ट टाइम अगेन निफेडिपिन ओरल भी आपको उसको क्या कर सकते हो? दे सकते हो। ये भी किस में काम आ सकती है? सीवियर हाइपरटेंशन में काम आ सकती है। नेक्स्ट और क्या दे सकते हैं? हम हाइड्रोलाजीन दे सकते हैं। आईवी हाइड्रोलाजीन इन द केस ऑफ द सीवियर हाइपरटेंशन में हम दे सकते हैं। ठीक है। बट इसके बहुत सारे मैटरनल साइड इफेक्ट्स हैं। इसके बहुत सारे कैसे साइड इफेक्ट है? मैटरनल साइड इफेक्ट है या फिर आप इसको बोल सकते हो पेरीनेटल साइड इफेक्ट है, इसलिए इसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। और इन द केस ऑफ लास्ट ड्रग जो अभी रिसेंट में ऐड करी गई है दैट इज अ निकार्डिपिन। निकार्डिपिन भी आप दे सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग डोज जो होती है वो 0.15 मिलीग्राम पर आवर की स्पीड से स्टार्ट करते हैं। ये डिजोल्व होने वाली टैबलेट है, तो इसको क्या करते हैं? वाटर के अंदर इसको डिजोल्व कर देते हैं इस टैबलेट फॉर्म को और उसके बाद में इसको आईवी दिया जाता है। ठीक है। तो निकार्डिपिन आप दे सकते हैं इन द केस ऑफ द सीवियर हाइपरटेंशन। ये इस साल का हो सकता है आपको क्वेश्चन भी बन जाए। तो निकार्डिपिन किस में काम आती है? सीवियर हाइपरटेंशन में काम आ सकती है। ठीक है। इसके अलावा सीवियर हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट क्या होता है एक्चुअल में? देखो सीवियर हाइपरटेंशन के अंदर आपको एक तो एंटी हाइपरटेंसिव तो देनी है आईवी, इसके साथ में और आपको क्या देना होता है? MgSO4 देना होता है। ठीक है। दूसरी बात, पहले ऐसा कहा जाता था कि निफेडिपिन और MgSO4 को साथ में नहीं दे सकते, पर राइट नाउ ये सेफ है यदि इन दोनों को साथ में देते हैं तो। ठीक है। तो आप दोनों ही टैबलेट को एक साथ दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ द रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन। रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन का मतलब हो गया हमने सारी टैबलेट ट्राई करके देख ली पर स्टिल पेशेंट के अंदर
कोई फ़र्क नहीं दे रखा है, या फिर कोई ना कोई उसके अंदर कोई सिम्पटम्स ऐसे नहीं है जो सबसाइड हो चुके हैं, पेशेंट के अंदर कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन। इन द केस ऑफ द रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन आपको कैसे मैनेज करना है, तो उसके अंदर आपको पहली जो यूज़ की जाएगी ड्रग दैट इज़ द नाइट्रोग्लिसराइड, और दूसरी जो यूज़ की जाती है वो है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का आपको साइड इफेक्ट याद रखना है कि इससे साइनाइड पॉइजनिंग होती है। कैसी पॉइजनिंग होती है? साइनाइड पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं पोस्टपार्टम हाइपरटेंशन। पोस्टपार्टम हाइपरटेंशन के अंदर आपको क्या करना है, पेशेंट को मॉनिटर करना है। एटलीस्ट आपको फर्स्ट 48 आवर्स तक तो पेशेंट को एडमिट करके रखना है डिलीवरी के बाद में, और उसको मॉनिटर करना है। आपको एवरी 4 आवरली उस पेशेंट का क्या चेक करना है, बीपी चेक करना है। ठीक है। यदि बीपी मोर देन 140/90 से ज़्यादा है तो, इन केस यदि ब्लड प्रेशर 160/110 से भी ज़्यादा आ रहा है, तो उसको विदिन 1 आवर के अंदर उसका क्या स्टार्ट करना है, ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, और साथ में पेशेंट को और क्या देना है, एमजीएसओ4 देना है। ठीक है। फ्लूइड मैनेजमेंट की हम बात करें तो फ्लूइड की जो स्पीड, देखो आप आरएल दे सकते हो और आप उस पेशेंट में एनएस दे सकते हैं। फ्लूइड की स्पीड कितनी रहेगी, 80 ml पर आवर की स्पीड से या तो स्टार्ट करना है, या फिर आपका जो डोज रहेगा वो रहेगा 1 ml पर केजी पर आवर की स्पीड से आप स्टार्ट कर सकते हो। इंट्रामार्टम केयर के अंदर मैं बात करूँ तो इंट्रामार्टम केयर के अंदर आपको क्या क्या देखना है, आपको पेशेंट का अवर्ली, जनरली क्या होता है, अवर्ली आपको उस पेशेंट का क्या करना है, बीपी मॉनिटर करना है। सबसे पहली बात तो ये है। पर यदि आपको बीपी 160/110 से ज़्यादा दिख रहा है, तो फिर आपको रिपीट चेक करना है एवरी 15 टू 30 मिनट। एवरी 15 टू 30 मिनट उस पेशेंट का क्या करना है, बीपी आपको चेक करना है। ठीक है। स्टीरॉयड की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आप 2 टाइप का स्टीरॉयड हम मानते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अप्रूव करती है वो स्टीरॉयड का नाम है डेक्सामेथासोन। क्या नाम है? डेक्सामेथासोन। आप पेशेंट को डेक्सोना दे सकते हो। डेक्सोना की जो डोज होती है वो होती है 6 मिलीग्राम दिया जाता है, ये आईएम दिया जाता है, और इसको एवरी 12 आवर्स देना होता है। और इसकी हम कितनी डोज दी जाती है, इसकी हम टोटल जो डोज देते हैं वो देते हैं 4 डोज। कितनी डोज देते हैं? 4 डोज। ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग डेक्सामेथासोन जो हम प्रेफर करते हैं। दूसरा जो होता है वो है बीटा मिथासोन। दूसरे कौन सा होता है? बीटा मिथासोन। बीटा मिथासोन की एक डोज होती है वो 12 मिलीग्राम की होती है। अगेन इसको आईएम दिया जाता है। इसकी दो डोज दी जाती है, और 2 डोज दी जाती है 24 घंटे के गैप के अंदर। कौन कौन सी कंडीशन में आपको स्टीरॉयड रिकमेंड किया जाता है, तो स्टीरॉयड ओनली तभी देना है जब किसी पेशेंट में प्री एक्लेम्शिया तो है, पर साथ में आपको लगता है कि उस पेशेंट के अंदर प्री टर्म लेबर हो जाएगा। ठीक है। या फिर उस पेशेंट के अंदर प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो चुकी है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि उस पेशेंट के अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उस पेशेंट की डिलीवरी करवानी पड़ जाएगी। उस पेशेंट में आपको क्या करना पड़ रहा है, डिलीवरी करनी पड़ सकती है, और डिलीवरी के अंदर जो वीक है वो लेस देन 34 वीक है, उस कंडीशन के अंदर आपको स्टीरॉयड मैंडेटरी देना है। यदि जेस्टेशनल एज 24 से 34 वीक है तो आपको स्टीरॉयड देने हैं। 34 से लेकर 36 वीक के अंदर रिपीट कोर्स तो नहीं देना। इसके अंदर ओनली इसके 34 से 36 वीक के अंदर रिपीट जो रूटीन डोज है वो प्रीफर नहीं किया गया है। ठीक है। इस बार रिपीट रूटीन डोज प्रीफर नहीं किया गया है। मतलब रूटीनली रोज, जैसे 34 वीक तक तो हमको रूटीनली हर पेशेंट के अंदर देना ही है, पर 34 से 36 वीक के अंदर रूटीनली यूज करेंगे स्टीरॉयड, ये रिकमेंडेड नहीं कर रहा है। इसके अलावा आपको यदि इन केस ओनली एक ही डोज जाता है और दूसरे डोज से पहले डिलीवरी हो जाए तो भी नो इशू, एटलीस्ट आपको 1 डोज भी देना है उस पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट है, यदि किसी पेशेंट में प्री टर्म लेबर हो रहा है तो हमको उसको एमजीएसओ4 भी देना है, बट ये एमजीएसओ4 एक्लेम्शिया से प्रिवेंट करने के लिए नहीं है। ये एमजीएसओ4 मैं आपको बता रही हूँ फीटल न्यूरो प्रोटेक्टिव के लिए। किसके लिए बता रही हूँ? फीटल न्यूरो प्रोटेक्टिव के लिए। बिकॉज कि अर्ली टाइम में यदि अर्ली प्रीटर्म लेबर होता है तो उस पेशेंट में जो बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट ढंग से नहीं हुआ होता है, तो बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए आपको एमजीएसओ4 देना होता है। ये कब दिया जाता है? ये आपको देना है अराउंड 32 से 34 वीक से पहले। मतलब कोई डिलीवरी 32 या 34 वीक से पहले हो रही है प्री एक्लेम्शिया की वजह से, तब आप उसको उस पेशेंट के अंदर एमजीएसओ4 देना है। ठीक है। इसके अलावा एमजीएसओ4 स्टार्ट कब करना होता है, तो एमजीएसओ4 एक्चुअल में स्टार्ट किया जाता है प्रीटर्म लेबर, जब भी लेबर होने वाला है प्रीटर्म लेबर के 24 आवर्स, मतलब अभी आपको ऐसा लगता है कि प्रीटर्म लेबर पेशेंट का जो बर्थ होगा वो विदिन 24 आवर्स के अंदर हो जाएगा, तब आपको है ना एमजीएसओ4 देना है। आइडियली इसको स्टार्ट करना चाहिए 4 आवर्स
बिफोर द बर्थ। कब स्टार्ट करना चाहिए? 4 आवर्स द बिफोर द बर्थ। मतलब देखो सिंपल सी बात ये है कि कोई पेशेंट आपके पास आता है जिसको प्री एक्लेम्पशिया है और आपको लगता है कि उस पेशेंट की अभी एज 32 वीक ही है और वो पेशेंट कभी भी 24 घंटे के अंदर लेबर में चली जाएगी, उस कंडीशन में आपको एमजीएसओफर देना है। पहली बात तो ये। इसके अलावा इसको आइडियली कब देना चाहिए? तो बर्थ होने से 4 घंटे पहले आपको एमजीएसओफर देना है फॉर द न्यूरो प्रोटेक्शन। अब कितनी डोज देनी होती है? तो इसकी जो लोडिंग डोज होती है वो बेटा होती है 4 ग्राम होती है। इसको आईवी देते हैं, स्लो आईवी देते हैं 20 से लेकर 30 मिनट के ड्यूरेशन में। उसके बाद में इन्फ्यूजन जो देना होता है वो देते हैं हम पर 1 ग्राम पर आवर के हिसाब से इसको हम आईवी इन्फ्यूजन की रेट से हम सेट करते हैं। ठीक है। अब इसको कब तक दिया जाता है? अंटिल द बर्थ। कब तक देते हैं? अंटिल द बर्थ। मतलब 24 आवर्स के अंदर बर्थ हो जाएगा तो 24 आवर्स तक कंटिन्यू रखना है। इसके बाद यदि 24 आवर्स तक भी बर्थ नहीं होता तो फिर आपको इस एमजीएसओफर को बंद कर देना है। ठीक है। डिलीवरी का डिसीजन किस पे डिपेंड करता है? तो डिलीवरी का डिसीजन देखो, यदि पेशेंट का है ना जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है तो आपको डिलीवरी करवानी है 38 वीक के अराउंड। यदि किसी पेशेंट के अंदर क्रॉनिक हाइपरटेंशन है तो आपको डिलीवरी करवानी है 37 से लेकर 38 वीक के अराउंड। यदि किसी पेशेंट के अंदर माइल्ड प्री एक्लेम्पशिया है तो उस कंडीशन में आपको जो डिलीवरी करवानी है वो करवानी है 37 वीक के अराउंड। यदि किसी पेशेंट में प्री एक्लेम्पशिया पर उसके साथ में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है उस कंडीशन में आपको डिलीवरी करवानी है 34 से लेकर 37 वीक के अराउंड। इसके अलावा ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पर आपको इमीडिएट डिलीवरी करवानी है? तो फॉर द एग्जांपल यदि किसी पेशेंट के अंदर एक्लेम्पशिया है या फिर उस पेशेंट के अंदर इम्पेंडिंग एक्लेम्पशिया है, मतलब प्री एक्लेम अभी तक एक्लेम्पशिया हुआ नहीं है पर आगे जाके उसके अंदर ऐसे फीचर देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर जैसे सीवियर प्री एक्लेम्पशिया है जहाँ पर आपको ऐसे फीचर देखने को मिल रहे हैं कि पेशेंट में किसी भी टाइम पर एक्लेम्पशिया हो सकता है, उस कंडीशन में आपको इमीडिएट डिलीवरी करवानी है। ठीक है। इसके अलावा किसी पेशेंट के अंदर सीवियर हाइपरटेंशन है और आपने 3 एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे के देख लिए पर स्टिल पेशेंट का ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुआ, पेशेंट का बीपी लो नहीं जा रहा है, उस कंडीशन में आपको आप पेशेंट की इमीडिएट डिलीवरी करवानी है। इसके अलावा इन द कंडीशन ऑफ हेल्प सिंड्रोम है तब भी आपको करवानी है। इसके अलावा जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, क्या है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, वो वजन हो चुका है मतलब और उसकी कंडीशन बिगड़ चुकी है, लीवर बहुत ज़्यादा डिसफंक्शनल, लीवर डिसफंक्शन हो चुका है मतलब एचजीपीटी और एचओटी का लेवल बहुत ज़्यादा कंटिन्यू बढ़ रखा है, या फिर उस पेशेंट के अंदर एब्रप्शन हो चुका है, रीनल डिसफंक्शन हो चुका है। और क्या हो चुका है? रीनल डिसफंक्शन हो चुका है, पेशेंट में डीआईसी हो चुका है, पेशेंट में आपको पल्मोनरी इडिमा देखने को मिल रहा है, या फिर पेशेंट की इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ हो चुकी है। इन सारी कंडीशन में आपको इमीडिएट डिलीवरी करवानी है। मोड ऑफ डिलीवरी बेटा डिपेंड्स करता है, आप सीएस भी करवा सकते हो, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी भी करा सकते हो। इट्स डिपेंड कि बिशोप स्कोर का है, पेशेंट का डायलेशन कैसा है, मदर की कंडीशन कैसी है, बच्चे की कंडीशन कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा। इंडक्शन ऑफ द लेबर की हम बात करते हैं तो इंडक्शन ऑफ लेबर, यदि वुमन के ऐसा है जिसके अंदर उसका फीटस जो है वो डेड हो चुका है तो आप लेबर को इंड्यूस करवा सकते हैं, तब आप मीजोप्रोस्टोल यूज़ कर सकते हो। क्या यूज़ कर सकते हो? मीजोप्रोस्टोल यूज़ कर सकते हो। ये मीजोप्रोस्टोल आप ओरल भी दे सकते हो और आप इसको पर वजाइनल भी दे सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यदि बात करें कि यदि कोई वाइएबल फीटस है तो वाइएबल फीटस की कंडीशन में आपको यदि है ना लेबर इंड्यूस करवाना है तो कौन कौन सी ड्रग यूज़ कर सकते हैं? तो तब हम मीजोप्रोस्टोल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम डाइनोप्रोस्टोन यूज़ कर सकते हैं। और क्या यूज़ कर सकते हैं? डाइनोप्रोस्टोन जेल यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप मैकेनिकल मेथड होती है, और क्या यूज़ कर सकते हैं? मैकेनिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं फॉर द इंडक्शन ऑफ द लेबर या सर्वाइकल राइटनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। यदि हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन या हिस्ट्री ऑफ स्कार यूट्रस है उस कंडीशन में ओनली आपको क्या यूज़ करना है? ऑक्सीटोसिन आपको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन यूज़ कर सकते हैं या फिर मैकेनिकल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। और क्या यूज़ कर सकते हैं? मैकेनिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं। ऑगमेंटेशन ऑफ द लेबर करना है तब आपके लिए हमेशा क्या यूज़ किया जाएगा? ऑक्सीटोसिन फॉलोड बाय ARM। ठीक है। एनेस्थीसिया कौन सा यूज़ करते हैं? तो देखो प्रिफर एनेस्थीसिया तो होता है रीजनल एनेस्थीसिया यूज़ कर सकते हैं, पर आपको कौन कौन सी कंडीशन में जीए यूज़ करना है? तो जीए तब यूज़ करना है जब पेशेंट के अंदर हेल्प सिंड्रोम हो चुका है, या फिर जो पेशेंट है उसके अंदर पल्मोनरी एडिमा है। क्या है? पल्मोनरी एडिमा है, या फिर फीटल डिस्ट्रेस में जा चुका है। किस में जा चुका है? फीटल डिस्ट्रेस है। इन सारी कंडीशन में आपको जीए यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्लेम्पशिया की। तो देखो एक्लेम्पशिया क्या होता है? यदि किसी पेशेंट के अंदर प्री एक्लेम्पशिया है और साथ में उस पेशेंट के अंदर जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर आ चुके हैं,
प्री एक्लेम्शिया है, पर साथ में क्या आ चुके, सीजर आ चुके, उसको हम बोलते हैं एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया के अंदर फर्स्ट आपका जो मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट चॉइस क्या जाएगी, कॉल फॉर द एक्स्ट्रा हेल्प। नेक्स्ट हमको क्या करना है, एयरवे, आपका नेक्स्ट जो मैनेजमेंट होगा वो होगा आपका एयरवे। ठीक है, तो पेशेंट का एयरवे पेटेंट करना है। कौन सी पोजीशन दी जाती है इसके अंदर, लेटरल डेक्यूबिटस, कौन सी पोजीशन देंगे, लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन दे देंगे। नेक्स्ट इसको ब्रीदिंग मेंटेन करके रखनी है, मतलब आपको पेशेंट को ऑक्सीजन स्टार्ट करना है, साथ में पेशेंट का यदि आप चाहो तो सक्शन कर सकते हो, और इसका एक सर्कुलेशन एस्टैब्लिश करना है। सर्कुलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए आप आईवी एक्सेस भी रूट, आपको आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको MgSO4 देना उस पेशेंट के अंदर। तो MgSO4 के लिए प्रीफर जो रेजिम यूज़ की जाती है वो होती है प्रिटचार्ड। कौन सी हम रेजिम में यूज़ करते हैं, प्रिटचार्ड। और कौन सी यूज़ कर सकते हैं, जुस्पान। ठीक है, कंटिन्यू कब तक कंटिन्यू देनी है, 20, जो भी आप रेजिमी यूज़ करते हो वो रेजिमी आपको टिल 24 आवर्स तक, कब तक देनी है, टिल 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, या तो आफ्टर डिलीवरी, और या फिर 24 आवर्स ऑफ लास्ट कन्वल्सन, मतलब लास्ट कन्वल्सन जब भी आए उसकी 24 घंटे तक देना है, या फिर डिलीवरी के लगभग 24 घंटे तक आपको क्या देना होता है, MgSO4। देखो सबसे पहले हम पहला पढ़ते हैं। पहला जो होता है, पहली रेजिमी है प्रिटचार्ड। पहली कौन सी है, प्रिटचार्ड रेजिमी। देखो MgSO4 देने, जब भी हम MgSO4 जिस भी रेजिमे से देंगे उसके अंदर दो डोज होते हैं, एक होता है लोडिंग डोज, एक होता है मेंटेनेंस डोज। लोडिंग डोज वो डोज होता है जो फर्स्ट डोज होगा जिस टाइम पर पेशेंट को सीजर या फिट्स आ रखे, उस टाइम हम जो डोज देंगे वो देंगे लोडिंग डोज। अब आगे उसको नहीं आए उसके लिए हम कौन से डोज देते हैं, मेंटेनेंस डोज देते हैं। देखो प्रिटचार्ड रेजिमे के अकॉर्डिंग जो लोडिंग डोज होता है वो बेटा होता है 14 ग्राम का। कितने ग्राम का होता है, 14 ग्राम का। उसके अंदर हम 4 ग्राम जो देते हैं वो देते हैं आईवी, बाकी का जो 10 ग्राम देते हैं वो देते हैं हम IM। 4 ग्राम जो आईवी देते हैं ना वो कैसे देते हैं, 4 ग्राम MgSO4 होता है, 1 ग्राम MgSO4 के अंदर 2 ml होते हैं, तो 4 ग्राम MgSO4 का मतलब हो गया 8 ml। ठीक है, कितना ml हो गया, 8 ml, और उसके अंदर 12 ml हम NS मिक्स करते हैं। तो अब जो हमारे पास कंसंट्रेशन आएगी ना वो 20% की कंसंट्रेशन अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो 20% की कंसंट्रेशन वाला हम MgSO4 देंगे। एक्चुअल में मार्केट में जो कंसंट्रेशन अवेलेबल होती है वो 50% की होती है, हमको इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, 20% में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4 ग्राम MgSO4 लेंगे, उसके अंदर 12 ml हम क्या मिक्स करेंगे, NS, और उसको हम स्लोली IV दे देंगे। दूसरा उसके साथ हमको और क्या देना है, 10 ग्राम IM देना है। 10 ग्राम अंदर जो IM देंगे ना उसमें कौन सी कंसंट्रेशन यूज़ करेंगे, 50% वाली कंसंट्रेशन यूज़ करेंगे। कैसे देंगे, 5 ग्राम ईच बटक्स पे दिया जाएगा। दोनों बटक्स के अंदर आपको क्या देना है, 5 ग्राम MgSO4 देना है। ये हो गया लोडिंग डोज। मेंटेनेंस डोज इसकी कितनी होती है, मेंटेनेंस डोज होती है बेटा 5 ग्राम होती है, IM होती है, और मेंटेनेंस डोज दी जाती है एवरी 4 आवर्स। कैसे देते हैं, एवरी 4 आवर्स। ठीक है, तो एवरी 4 आवर्स में आपको क्या देनी है, मेंटेनेंस डोज देनी है। अब हम बात करते हैं, यदि आपने लोडिंग डोज दी, ठीक है, इन द केस आपने क्या दी, लोडिंग डोज दी, और इसके अंदर देखो लोडिंग डोज के बाद में आपको 4 घंटे बाद मेंटेनेंस डोज देनी है, पर लोडिंग डोज के बाद में विद इन 15 मिनट में फिर से कन्वर्जन आ चुके, तो फिर आपको क्या करना है, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, अगेन 2 ग्राम आपको MgSO4 लेना है। कितना ग्राम लेना है, 2 ग्राम MgSO4 लेना है। ठीक है, और 2 ग्राम MgSO4 को देख कैसे करना है, 2 ग्राम MgSO4 हुआ, मतलब 1 ग्राम में होता है 2 ml, 2 ग्राम MgSO4 में कितना ml हो गया, 4 ml MgSO4 हुआ। 4 ml MgSO4 के अंदर आपको 6 ml NS मिक्स करना है, मतलब टोटल सॉल्यूशन कितना ml का हो गया, 10 ml का हुआ। इस 10 ml के सॉल्यूशन को हमको 10 मिनट के अंदर इसको कैसे देना है, IV देना है। ये कब देंगे, जब आपने लोडिंग डोज दी और उसके बावजूद भी 15 मिनट के अंदर फिर से क्या आ गया, सीजर आए, तब देना है। ठीक है, जब भी आप मेंटेनेंस डोज देते हैं, मतलब हर 4 घंटे के बाद में जो डोज दी जाती है उससे पहले आपको क्या क्या चेक करना है। तो मेंटेनेंस डोज देने से पहले आपको क्या क्या चेक करना है, तो देखो सबसे पहली चीज़ जो आपको चेक करनी होती है, रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी जो रेट होती है वो 16 से ज़्यादा होनी चाहिए, पहली चीज़ चेक करनी है। दूसरा आपको चेक करना होता है पटेलर रिफ्लेक्स चेक करना है। पटेलर रिफ्लेक्स या तो प्रेजेंट होना चाहिए या एग्जेग्रेटेड होना चाहिए। और तीसरी आपको जो चीज़ चेक करनी होती है वो चेक करनी होती है यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट होना चाहिए वो मोर देन 100 ml होना चाहिए 4 आवर्स के अंदर। यदि ये तीनों चीज़ प्रेजेंट है तो ही आपको आगे जाके की मेंटेनेंस डोज देनी है, अदरवाइज आपको आगे जाके मेंटेनेंस डोज नहीं देनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी रेजिमी जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज जुस्पान रेजिमी। जुस्पान रेजिमी के अंदर क्या होता है, देखो सबसे पहले इसके अंदर भी 2 डोज होती है, एक लोडिंग डोज, एक मेंटेनेंस डोज। लोडिंग डोज कितनी होती है, तो
4 ग्राम आपको क्या लेना है, MgSO4 लेना है। उसके अंदर 12 ml अगेन क्या मिक्स करना है, NS मिक्स करना है और इसको आपको स्लोली क्या देना है, IV देना है। लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर आपको क्या देना है, इसको IV देना है। ये हो गया आपका लोडिंग डोज। मेंटेनेंस डोज कितनी होती है, तो इसको अपन इन्फ्यूज़न पे सेट करना होता है। इस टाइप का इन्फ्यूज़न सेट करेंगे 1 ग्राम पर आवर के स्टार्ट से हम क्या स्टार्ट करेंगे, इन्फ्यूज़न स्टार्ट करेंगे। अगेन यदि आप जुस्पान रेजिम में यूज़ करते हैं तो आपको मेंटेनेंस डोज देने से पहले मदर के अंदर क्या-क्या चेक करना है, तो देखो सेम चीज़ मदर के अंदर क्या-क्या चेक करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट चेक करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट 16 से ज़्यादा होनी चाहिए। पटेलर रिफ्लेक्स चेक करेंगे और क्या चेक करेंगे, पटेलर रिफ्लेक्स चेक करेंगे, ये प्रेजेंट होना चाहिए। और साथ में और क्या चेक करेंगे, यूरिन आउटपुट चेक करेंगे। यूरिन आउटपुट मोर देन 30 ml होना चाहिए पर आवर। ठीक है, ये जो चीज़ें है ना, ये हमको आवरली चेक करनी। इसमें कैसे चेक करनी है, आवरली, उसमें कैसे चेक करनी है, 4 आवरली चेक करनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ द MgSO4। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें जो आपको ये बताती है कि MgSO4 की क्या हो चुकी है, टॉक्सिसिटी हो चुकी है। देखो सबसे पहले हमको ये देखना है कि MgSO4 का नॉर्मल थेरेप्यूटिक लेवल कितना होता है। तो MgSO4 का नॉर्मल जो थेरेप्यूटिक वैल्यू होती है वो होती है 4 से लेकर 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। यदि बॉडी के अंदर मोर देन 7 टू 10 से ज़्यादा वैल्यू हो जाए तो टेंडन जो या जो पटेलर रिफ्लेक्स जो होता है वो एब्सेंट होना स्टार्ट हो जाता है। यदि वैल्यू मोर देन आपके 10 से 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के आसपास चली जाए तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। और यदि वैल्यू मोर देन 20 से 24 के आसपास हो जाए तो कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है। अब हर टॉक्सिसिटी का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, देखो सबसे पहली बात, यदि आपने इस पेशेंट के अंदर यूरिन आउटपुट चेक किया और यूरिन आउटपुट जो है वो आपका 100 ml से कम है, लास्ट 4 आवर्स के अंदर 100 ml से कम यदि आपका यूरिन आउटपुट आ रहा है, इसके अलावा और कोई साइन सिम्टम नहीं है टॉक्सिसिटी के, मतलब पटेलर रिफ्लेक्स है वो भी प्रेजेंट है पेशेंट के अंदर, ना रेस्पिरेटरी साइन सिम्टम है, कोई डिप्रेशन के, नथिंग, कोई साइन सिम्टम नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ओनली जो आपकी जो मेंटेनेंस डोज होती है ना, IM, जो हम कितना देते थे 5 ग्राम, उसको आधा कर देना है। तो मतलब हाफ कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 ग्राम हमको ओनली क्या देनी है, IM देनी है MgSO4। यदि आपको दूसरा साइन दिखता है, पटेलर रिफ्लेक्स एब्सेंट है, इसके अलावा और कोई साइन सिम्टम नहीं है, ठीक है, मतलब उसकी यदि आप रेस्पिरेटरी रेट चेक करो तो वो नॉर्मल है, ओनली क्या प्रॉब्लम है, पटेलर रिफ्लेक्स जो है वो एब्सेंट है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, होल्ड करना है MgSO4 की डोज को। ठीक है, और नेक्स्ट होता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। इन द केस यदि है ना MgSO4 का टॉक्सिसिटी होगी और पेशेंट में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के साइन सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, तो ये वो कंडीशन है जहाँ पर अब आपको उसका एंटीडोट यूज करना पड़ेगा। और उसका एंटीडोट जो होता है वो होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्या होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो आपको क्या करना है, 10% सॉल्यूशन का कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml लेना है और उसको IV आपको 10 मिनट के अंदर दे देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिकरेंट कन्वर्जन का मैनेजमेंट क्या करेंगे। यदि किसी पेशेंट के अंदर रिकरेंट कन्वर्जन आता है तो उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स यूज कर सकते हैं। पहली ड्रग होती है IV थायोपेंटोन सोडियम यूज कर सकते हैं। कितनी यूज करते हैं, 0.5 ग्राम होती है, उसको डिजोल्व करते हैं इन द 20 ml ऑफ 5% डेक्सट्रोज के अंदर, क्या करेंगे, उसको डिजोल्व कर देंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद में इसको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। दूसरी आपकी डोज जो यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ कर सकते हैं IV लेविटेरासिटम हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि ये भी फेल हो सकता है तो हम क्या कर सकते हैं, और पेशेंट को इंट्यूबेट करेंगे और साथ में उस पेशेंट को मसल्स रिलैक्सेंट दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ट्रांजिट फीटल ब्रेडिकार्डिया प्रेजेंट हो सकता है। ट्रांजिट फीटल ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है बेटा कि जब पेशेंट के अंदर कन्वर्जन आते हैं, एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन, उस टाइम पे बच्चे का जो फीटल हार्ट बीट होती है वो डाउन रहती है। तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई इशू नहीं है। बट परसिस्टेंट फीटल ब्रेडिकार्डिया, इसका मतलब है कि कन्वर्जन जो है वो सबसाइड हो चुके हैं। कन्वर्जन क्या है, अभी सबसाइड हो चुके हैं। उसके स्टिल सबसाइड होने के बाद में भी पेशेंट का जो हार्ट बीट है वो डाउन है, उसको बोलते हैं परसिस्टेंट फीटल ब्रेडिकार्डिया। यदि परसिस्टेंट फीटल ब्रेडिकार्डिया है तो इसका मतलब उस पेशेंट के अंदर ये साइन है कि पेशेंट के अंदर जो प्लेसेंटा है वो एब्रप्ट हो चुका है। मतलब ये किसका साइन होता है, प्लेसेंटल एब्रप्शन हो चुका है। ठीक है, पोस्ट डिलीवरी आपको क्या क्या मैनेजमेंट करना है पेशेंट का। तो पोस्ट डिलीवरी मैनेजमेंट के लिए देखो सबसे पहले उस पेशेंट का आपको BP चेक करना है। ठीक है,
तो उस पेशेंट का एवरी 4 आवर्स आपको उस पेशेंट का करना एवरी 4 आवर या फिर उसका क्या चेक करना, बीपी चेक करना अप टू 48 आवर्स से लेकर 72 आवर्स तक उसका बीपी चेक करना है। और उस पेशेंट के अंदर NSAID नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग है उसको आपको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, अवॉइड करनी है, नहीं देनी है, ठीक है। इसके अलावा पोस्टमार्टम केयर के अंदर हम क्या देखेंगे, तो पोस्टमार्टम केयर की मैं बात करूँ तो पेशेंट को आपको है ना मॉनिटर करना है एटलीस्ट 3 मंथ तक। कितने मंथ तक मॉनिटर करना है? 3 मंथ तक। उस पेशेंट को एडवाइस करनी है कि उसको कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करनी है एटलीस्ट 2 से लेकर 3 साल तक। कॉन्ट्रासेप्टिव तो चॉइस क्या जाएगी, या तो आईयूसीडी होगी या फिर प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स होती है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ तो यदि कोई पेशेंट है उसके अंदर एक्लेम्शिया जो होता है, एक्लेम्शिया आपकी 3 कंडीशन में आ सकता है। एक्लेम्शिया एंटीपार्टम में भी आ सकता है, एक्लेम्शिया इंट्रापार्टम में भी आ सकता है, एक्लेम्शिया पोस्टपार्टम में भी आ सकता है। सबसे जो मोस्ट कॉमन होता है वो एंटीपार्टम वाला होता है, और जो सबसे वर्स्ट टाइप भी होता है वो भी कौन सा वाला होता है? एंटीपार्टम होता है, ठीक है। ये हो गया न्यू गाइडलाइन अबाउट द PIH और द प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन दैट इज गिवन बाय द FOGC 2026। थैंक यू।